पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, पेट्रोलियम सिस्टम एलिमेंट। ठीक है, एक पेट्रोलियम को मुझे बनाने के लिए, मतलब मुझे सपोज एक ऑयल को मुझे निकालना है, ठीक है, तो वो उससे पहले कहाँ कहाँ रह चुका होगा, उसका एक पूरा सिस्टम क्या रहा होगा, उस वो ट्रैपिंग तक का सिस्टम मैं आपको देख रहा हूँ। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स रॉक, या वो सोर्स रॉक में भी रहा होगा और वहाँ से बना भी होगा। सोर्स रॉक का मतलब देखिए आप लोगों को पता भी चल रहा होगा, सोर्स किसी चीज़ का एक सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोकार्बन का सोर्स है, मतलब यहाँ पे ऑयल का सोर्स है। सो सोर्स रॉक इज द सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, या फिर मैं हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बोलते ही मेरे पास गैस और ऑयल दोनों की बातें हो जाती हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑयल, तो वो ऑयल की ही बातें हैं। अगर मैं हाइड्रोकार्बन तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे हाइड्रोकार्बन बोलने से ही। ए रॉक विथ अबंडेंट हाइड्रोकार्बन प्रोन ऑर्गेनिक मैटर मीन्स एक रॉक है मेरे पास और उस रॉक में हाइड्रोकार्बन बनेगा बिकॉज दिस रॉक हैज़ लोट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, और वो डिकम्पोज होगा। ठीक है, और डिकम्पोज होने के बाद वो हमारा ऑयल जो है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑयल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स, ठीक है, बहुत सारा इसमें टाइम लगता है। तो ये मेरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा धीरे धीरे और मेरा कहीं ना कहीं ऑयल में बदलेगा। और ऑयल में बदलने से पहले दिस प्रोसेस कंटेन लॉट ऑफ स्टेजेस, लाइक मैं बोलूँ कि कैरोसिन बनेगा, डाइजेनेसिस होगा, कैटाजेनेसिस होगा, मेटाजेनेसिस होगा। इनफैक्ट गेट में डाइजेनेसिस, कैटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस में कई क्वेश्चन आए हैं और वो चीज़ें आपको भी आगे दिखेंगी और वो क्वेश्चन भी मैं अपने आप यहीं पे सोल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ पे एकेडमी में सबसे मेन चीज़ ये कि जैसे जैसे क्वेश्चन अभी तक गेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको वहीं पे बताया जाएगा जहाँ जहाँ से वो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पहली स्लाइड में देखा भी था कि लास्ट लेक्चर में कि हम लोगों ने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के जो 2 क्वेश्चन आए थे रॉक के ऊपर वो डिस्कस भी किए थे। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। तो आज वही चीज़ें हम दोबारा से भी डिस्कस करेंगे अगर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन टॉपिक से रहा होगा तो। ठीक है, और रहता है और ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम सिस्टम है उसमें 4-5 चीज़ें हैं कि सोर्स रॉक, रिजर्वोयर रॉक, सील ट्रैप, माइग्रेशन एंड ट्रैप। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी कि सपोज मेरा ऑयल इस सोर्स रॉक में बना है बिकॉज यहाँ ऑर्गेनिक मैटर था और वो ऑर्गेनिक मैटर बहुत दिन तक उसमें हीट लगता रहा, हीट आता रहा और इसमें ऑक्सीजन की अब्सेंस रहा गया। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अगर ऑक्सीजन होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाएगा, बट मुझे बर्न नहीं करना है, मुझे डिकम्पोज करना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये एक ऑक्सीजन अब्सेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है। अब ये चीज़ ऑक्सीजन अब्सेंस होना एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें मुझे जो मैं सोर्स रॉक बोल रहा हूँ ये वहाँ चीज़ें मुझे मिलती हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ टेम्परेचर अच्छा मिलेगा, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर इज ऑल्सो हाई एंड द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मैं किसी चीज़ को रख दूं कुछ टाइम के लिए तो ऑर्गेनिक मैटर विल बी डिकम्पोज इनटू द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और उससे पहले कुछ कैरोजीन वाली स्टेज भी आती है, वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक रॉक ऑयल बनाने के लिए ये 4 क्राइटेरिया होने चाहिए जो कि एक शेल रॉक फुलफिल करती है, मतलब सेल के फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर प्रेशर उसका ज़्यादा है मान के चलते हैं, और वहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें का क्राइटेरिया एक सेल रॉक फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हैं सेल रॉक को एज ए सोर्स रॉक। ठीक है, तो सोर्स रॉक का एक एग्जाम्पल बोल दिया। दूसरा रिजर्वोयर रॉक। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और हम लोग देखते हैं, बहुत आपने सुना भी होगा कि जो सेल रॉक होती है उसकी जो पोरोसिटी होती है दैट इज हाई। ठीक है, पोरोसिटी वहाँ पे अच्छी खासी है, ये मैंने सेल रॉक बना दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पोरोसिटी अच्छी है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा अमाउंट में है। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल में तो भी यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट में हाइड्रोकार्बन ऑयल है। बट अगर मैं परमेबिलिटी की बात करूँ तो परमेबिलिटी यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को वहाँ पे से भी रिलेट कर सकते हैं। कहाँ से? मैंने आपको बोला था कि जो पोरोसिटी है कहीं ना कहीं ग्रेन साइज पे डिपेंड
नहीं करती जब पैकिंग एक फिक्स्ड पैकिंग हो, ठीक है। अगर मैं क्यूबिक की बात कर रहा था तो एक नहीं करेगा, पोरोसिटी ग्रेन साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। बट इफ देयर इज ए नॉट ए फिक्स्ड पैकिंग, देयर इज ए रैंडम पैकिंग, कोई भी एक पैकिंग है और वो फिक्स्ड नहीं है, मे बी वो ऑर्थोरम्बिक हो, मे बी वो टेट्रागोनल हो, और वो एक फिक्स्ड नहीं है, हाँ रैंडम पैकिंग है, तो उस केस में पोरोसिटी ग्रेन साइज पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है ना। और कर रही थी तो किस बेस पे कर रही थी, किस क्राइटेरिया से कर रही थी, किस प्रोसेस को फॉलो कर रही थी। पोरोसिटी बढ़ने से, या एक तरीके से बोलूँ ग्रेन साइज बढ़ने से पोरोसिटी हमारी माइनस हो जा रही थी, मतलब कम हो जा रही थी। आप लोग देखोगे सेल की डेफिनेशन ही पढ़ लीजिए आप, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक। फाइन ग्रेन मतलब इसके जो ग्रेन है बहुत ज़्यादा फाइन है, फाइन मतलब छोटे हैं, यानी कि ग्रेन साइज छोटा है तो पोरोसिटी इंक्रीज, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो। सैंडस्टोन बोलूँ ग्रेन थोड़े से बड़े हैं, ठीक है ना, तो पोरोसिटी वहाँ पे एज कम्पेयर टू सेल कम, ठीक है ना। हालांकि परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे, तो वो हम लोग अभी नहीं देख रहे, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ पोरोसिटी की। तो सेल में क्या होता है, अच्छी खासी पोरोसिटी तो होती है बट परमेबिलिटी नहीं होती, और उसी को देखते हुए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर है। बट जब इफ देयर इज नॉट ए परमेबिलिटी इन सेल रॉक, तो वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑयल इफेक्टिवली, क्योंकि ऑयल जब मैं यहाँ पे ड्रिल भी कर सकता हूँ, करूँगा, तो ऑयल मुझे जस्ट आसपास के वेल का ड्रिल, जो मैंने वेल ड्रिल किया है, जस्ट आई विल प्रोड्यूस द ऑयल जस्ट नियर द ऑयल, नियर द वेल, ठीक है उसको, क्योंकि यहाँ का ऑयल मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ बट यहाँ का ऑयल यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, बिकॉज देयर इज नॉट ए गुड परमेबिलिटी, बिकॉज यहाँ का रास्ता उसके लिए नहीं खुला हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ इसीलिए सेल रॉक मेरे लिए अच्छी सोर्स रॉक है बट अच्छी रिजर्वर रॉक नहीं है। तो इसलिए रिजर्वर रॉक की बातें हम लोग कर रहे हैं अलग से, बिकॉज वहाँ पे परमेबिलिटी और पोरोसिटी ठीक ठाक अमाउंट में होती है, ठीक है। मुझे दोनों चाहिए, मतलब मुझे अगर आप दे दोगे कि पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है, परमेबिलिटी नहीं ज़्यादा है, तो मेरे लिए वो कोई ज़्यादा काम की नहीं है। मुझे दोनों का बैलेंस करना, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। मे भी थोड़ी पोरोसिटी कम मिल जाए बट मुझे परमेबिलिटी भी अच्छी खासी चाहिए, जो सो दैट कि जो ऑयल मेरा एक्यूमुलेटेड है, स्टोरेज है, वो मेरा निकल भी सके, है ना। चलिए दूसरा, अब तो देखिए रिजर्वर रॉक में दो चीज़ें होती हैं, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। पोरोसिटी सबको पता है, जितना एक्यूमुलेटेड वहाँ पे हाइड्रोकार्बन हो सकता है वो पोर में है, और पोरोसिटी ज़्यादा तो एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर विल बी ऑल्सो हाई। यहाँ पे परमेबिलिटी की बात करूँ तो परमेबिलिटी का मतलब होता है कि जो पोर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वो अच्छे खासे हैं, तो वहाँ पे परमेबिलिटी भी अच्छी खासी मुझे मिल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मुझे ना, अगर वहाँ पे बोलूँ कि जैसे अच्छा खासा रास्ता है, अच्छा खासा मेरे पास वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल है इनटू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन रिजर्वर, सो वो इसका मतलब वहाँ पे परमेबिलिटी अच्छी खासी है। तो वो दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एज ए, अगर किसी रॉक में है तो आई विल से दैट रॉक इज ए रिजर्वर रॉक, ठीक है। दूसरी चीज़ सेल रॉक। देखिए सेल रॉक का मतलब है कि ए रॉक थ्रू विच ऑयल and gas cannot move effectively such as mudstone and claystone। आप लोग देख रहे हो ना, कई बार क्या होता है, ये आपकी सोर्स रॉक है, ये आपकी रिजर्वर रॉक है, और यहाँ पे ऑयल बन रहा है, यहाँ पे ऑयल बन रहा है। इसको मैं सोर्स रॉक को किचन रॉक भी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन रहा है, तो दिस इज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ से बना, यही है वो सोर्स जहाँ से हाइड्रोकार्बन बन रहा है। और यही यहाँ जो चीज़ें बनती है, जहाँ बनती है, तो उसको एज ए किचन भी बोल सकता हूँ, ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ क्रूड ऑयल, ऑफ पेट्रोलियम, ऑफ ऑयल, ऑफ गैस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से ये चीज़ें माइग्रेट करेंगी यहाँ तक, तो ये चीज़ें माइग्रेशन में आ जाएगा, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। और ये माइग्रेट करने के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी। अब ये एक्यूमुलेट तभी तो होंगी जब, अगर ये एक्यूमुलेट यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा रॉक की लेयर ना दूं। देखिए एक बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर मैं एक रॉक का लेयर, यहाँ पे मैं रॉक की एक लेयर दे रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ सील रॉक, ठीक है, ये इस चीज़ को सील कर दे रहा है। ऑयल आया यहाँ से यहाँ तक, जब ऑयल ने मूव कर लिया तो क्या वो यहाँ से आगे तक मूव नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, बट
क्या कुछ ऐसी कंडीशन बन सकती हैं जो वो इसके आगे मूव ना करे, इसके आगे इसका मूवमेंट बंद हो जाए, ठीक है। तो वो हो गया सील रोक। और मूवमेंट के लिए सबसे, मूवमेंट देने के लिए और रोकने के लिए सबसे मेन इफेक्टिव पैरामीटर है परमेबिलिटी। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक चीज़ें पहुँचानी है तो आई हैव टू गिव द राइट और गुड परमेबिलिटी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ इसको रोकना है तो मुझे यहाँ की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम कर देनी होगी। इसको एक तरीके से इम्परमेबल लेयर बनाना होगा जो कि एक अच्छा खासा दे सकती है मुझे क्ले स्टोन लेयर, ठीक है, या फिर मड स्टोन लेयर। क्यों भाई मड स्टोन और क्ले स्टोन क्यों दे सकती है? मैंने आपको बोला है, अभी बोला, सोर्स रॉक यानी कि जो आपकी सेल रॉक है उसकी परमेबिलिटी कम होती है बिकॉज वो फाइन ग्रेन है। और क्ले और मड स्टोन भी फाइन ग्रेन है। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, उसमें एक तरीके से आपका सीक्वेंस बोलूं तो ग्रेवल, पीबल, लोबल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सीक्वेंस था। तो सैंड, सिल्ट, क्ले, सिल्ट और क्ले स्टोन, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी बारीक और काफ़ी फाइन ग्रेन से मिलके बनी है। तो इसीलिए यहाँ पे भी इनकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी। और इन्हीं सेल में भी क्या होता है, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक, उसकी परमेबिलिटी कम। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग रहा है कि फाइन ग्रेन चीज़ें मुझे परमेबिलिटी रिडक्शन को बढ़ावा देती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी एक सिल्ट स्टोन या मड स्टोन या क्ले स्टोन वाली लेयर होगी। और कई बार हम लोग इसको इवेपोराइट भी बोलते हैं। इवेपोराइट भी एक तरीके से बहुत लेस, ना के बराबर परमेबिलिटी वाली लेयर है। तो मुझे वही तो चाहिए जिससे कि फर्दर माइग्रेशन में रोक सकूं। सोर्स से रिजर्वोयर रोक तक तो माइग्रेशन मुझे चाहिए, ठीक है, सो दैट की चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहे और मैं अपने टाइम पे ऑयल को प्रोड्यूस कर सकूं। बट फर्दर अगर माइग्रेशन हो जाएगा, वो आया और यहाँ से फिर से निकल गया, तो यार फिर मेरा नुकसान हो गया, है ना। तो मैं इसको निकाल ही नहीं पाया, वो आगे निकल गया। तो देयर विल बी ए ट्रैप जो उसको एक बार रोक के रखे और काफ़ी टाइम तक रोक के रखे। और रोक के रखने का मतलब है रास्ता बंद करे। रास्ता बंद करने का मतलब है परमेबिलिटी घटाए। परमेबिलिटी घटाने का मतलब है कि मुझे फाइन ग्रेन कोई एक तरीके से रोक चाहिए, यार कि सेल चाहिए, क्ले स्टोन चाहिए, मड स्टोन चाहिए। इतनी बात क्लियर है? दूसरी चीज़ के लिए मैं बोलूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइग्रेशन रूट बिल्कुल मुझे चाहिए। क्या? हाँ, सोर्स से रिजर्वोयर रोक तक पहुंचाने के लिए मुझे अच्छा खासा रूट चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे भी रखा, ऑयल एंड गैस मूव फ्रॉम सोर्स टू ट्रैप मतलब एक तरीके से रिजर्वोयर रोक तक, क्योंकि रिजर्वोयर रोक के जस्ट ऊपर की लेयर ही ट्रैप होती है, समझ रहे हो, और जिसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है। ट्रैप की बात कर लेते हैं। ट्रैप बहुत तरीके के होते हैं ऐसे तो, ठीक है, लेकिन जनरली क्लासिफिकेशन में करूँ तो दो ही तरीके के हैं। वैसे तो स्ट्रक्चर एंड दूसरा स्ट्रेटोग्राफी, ठीक है। तो दो ट्रैप मुझे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि तीसरा ट्रैप भी मैं बना सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, ठीक है। जनरली दो ही हैं, काफ़ी किताबों में आपको दो देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर ट्रैप और स्ट्रेटोग्राफी ट्रैप। बट तीसरा कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है जिसमें हम लोग रख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज ट्रैप, स्ट्रेटोग्राफी एज वेल एज स्ट्रेटोग्राफी दोनों को मिला दूंगा तो एक और ट्रैप मिलकर बन जाएगा जिसको मैं कंबाइंड ट्रैप बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ट्रैप है, जैसे हम लोग देखते हैं एक फोल्ड स्ट्रक्चर एक ट्रैप है, एक फोल्ट रॉक एक ट्रैप है, ठीक है ना। दिखाना है क्या बना के? चलिए हल्का सा एक ट्रैप के बारे में बोल देता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक लेयर है, ठीक है। यहाँ से फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के बाद ये रॉक मे बी एक ब्रिटल स्ट्रक्चर की हो सकती है, मे बी एक डक्टाइल प्रॉपर्टी की हो सकती है, मे बी एक ब्रिटल प्रॉपर्टी की हो सकती है। तो सपोज ये रॉक एक डक्टाइल प्रॉपर्टी की है। डक्टाइल मतलब ये टूटना पसंद नहीं करती, ठीक है, ये फोल्ड होना पसंद करेगी कुछ लिमिट तक, ठीक है। मैंने इसको फोर्स लगाया तो दिस रॉक विल बी लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके की रॉक हो जाएगी आपकी, देखिए फोल्ड हो गया, ठीक है। तो बिकॉज दिस रॉक हैज ए डक्टाइल प्रॉपर्टीज। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रॉक हैज ए ब्रिटल प्रॉपर्टी, तो ये टूटना ज़्यादा पसंद करेगी एज कम्पेयर टू फोल्ड होना, बिकॉज ये एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रॉक है, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉक आपकी हो जाएगी इस तरीके की, आप लोग देखिए, ठीक है, इस तरीके की। तो ये फोल्ट है, वो फोल्ड था, तो कहीं ना कहीं फोल्ट और फोल्ड दोनों स्ट्रक्चर ट्रैप है। आगे की बात मैं करूंगा, इनके बारे में पूरा क्लासिफिकेशन पूरी डिटेल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मतलब फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे बनता है। हालांकि दो थ्योरीज दी हुई हैं इनके बारे में, ठीक है, और वो थ्योरी हैं आप लोग देख सकते हैं, वो थ्योरी है पहला इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक थ्योरी, ठीक है।
और इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक की बातें हम लोग स्टार्टिंग में कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपकी थ्योरी दी है वो है बेर्थेलोट और मेंडलीफ, इन दोनों ने लगभग थ्योरी दी है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो रॉक में आयरन कार्बाइड है, वो हम लोग जो बारिश से या कोई सरफेस वाटर से या फिर ग्राउंड वाटर से रिएक्ट करता है तो कहीं ना कहीं मेरा एक हाइड्रोकार्बन मुझे देता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मुझे देता है। और यही हाइड्रोकार्बन मेरा ऑयल हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन मुझे मिलता है। तो ये इनऑर्गेनिक थ्योरी है। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक जो आपके एलिमेंट है उन्होंने रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया है। हालांकि बनने वाला तो कार्बन वाला रहेगा ही, बिकॉज आई हैव टू मेक ए ऑयल और क्रूड ऑयल और गैस और हाइड्रोकार्बन। तो लेकिन इनिशियल स्टेज में रिएक्शन में कोई कार्बन वाला पार्ट नहीं ले रहा है, तो ये इनऑर्गेनिक हो जा रहा है आपका, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, जैसे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल थ्योरी नहीं है, बिकॉज इसमें पहला रीज़न तो यही है कि जब हम लोग कोई भी रिएक्शन देखते हैं वहाँ पर इनऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं मिलता, नेचर में इनऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं मिलता, बिकॉज सभी चीज़ों में कार्बन है। अगर मैं ट्रीज़ की बात करूं और अगर मैं रॉक की बात करूं और अगर मैं जैसे एनिमल्स के अंदर है, सब ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूँ कि जैसे आप लोग देख रहे हो वो आप क्रूड ऑयल जो लेते हो उस क्रूड ऑयल में बोलते हो कि इसमें इम्प्योरिटी है सल्फर एंड नाइट्रोजन की, ठीक है। तो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन वाली बात कहीं नहीं आती है। अगर आप बोल रहे हो इसमें इम्प्योरिटी है सल्फर और नाइट्रोजन की, तो कहाँ है वो इम्प्योरिटी, आप लोग दिखाइए मुझे। इम्प्योरिटी मतलब वो रिएक्शन में कहाँ है, या कोई भी और रिएक्शन लूँगा तो उसमें भी सल्फर नाइट्रोजन नहीं आता है। तो ये वाली बात भी ये प्रूफ नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट एक थ्योरी दी जिसको हम लोग ऑर्गेनिक थ्योरी बोलते हैं, और यही एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है। इसमें सिंपल सी चीज़ें इतना बोला गया है कि आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है that may be animals, that may be trees, that may be other organic matter like vegetables, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जैसे फिटोप्लैंक्टन या फिर आपको जू प्लैंक्टन, ठीक है। ये भी आगे मैं बता दूंगा एक बार। ये सब चीज़ें ये क्या होता है, ये डिपॉजिट होती हैं। सपोज ये लेयर बाय लेयर, सपोज ये मरीन लाइफ है, आप लोग देखिए यहाँ पे सब आपका जो है वेजिटेबल है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और जू प्लैंक्टन है, एनिमल है, और आपका फिटोप्लैंक्टन से सब डिपॉजिट हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। इनकी डेड बॉडी है, वो नीचे बैठ रही है और उनके ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। सेडिमेंट मतलब एक रॉक की लेयर बनती चली जा रही है और वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं, फिर अगली लेयर बनती चली जा रही है, तो वो नीचे चले जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर प्रेशर वहाँ पे बढ़ चला जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बोलूँ एंड प्रेशर भी इंक्रीज हो जा रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इनका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का अब्सेंस है, तो फिर वही डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा और फिर इन्हीं ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्ट हो जाएगा कैरोजीन में, और कैरोजीन बन जाएगा मेरा ऑर्गेनिक मतलब एक तरीके से हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अब यहाँ पे कैरोजीन वाली बात मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, आप सीधा सीधा ये मान के चलिए कि यहाँ पे सीधा ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि अभी कैरोजीन की मैंने आपसे बातें डिस्कस नहीं की है, तो वो मैं करूंगा, बट फिलहाल के लिए इतना बोलता हूं कि ऑर्गेनिक मैटर से हाइड्रोकार्बन बनने में एक स्टेज आती है जिसको कैरोजीन फॉर्मेशन बोलता हूं, ठीक है। वो डाइजेनेसिस के बाद बनता है। अभी हम लोग बातें करेंगे, अभी ज़्यादा एक तरीके से कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल के टाइम पे इतना समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो मेरा बरीड हुआ है, दबा है, उसके ऊपर सेडिमेंटेशन हुआ है, डिपोजिशन हुआ है, और वो ऑर्गेनिक मैटर मेरा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, ठीक है। जैसे मरीन ऑर्गेनिज्म हो गया, मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक और लार्ज लेवल पे जो मेरे प्लांट्स हैं एज वेल एज एनिमल्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। और इस थ्योरी ने एक्सप्लेन भी किया है सल्फर और नाइट्रोजन को, समझ रहे हो। तो ये थ्योरी मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे क्या ये सभी को एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। इसने कहा पेट्रोलियम सोर्स रॉक, ठीक है। पेट्रोलियम सोर्स रॉक, देखिए मैंने सोर्स रॉक क्या कहा आपको, शेल एक एग्जांपल दिया एज ए सोर्स रॉक, ठीक है। एक अच्छी सोर्स रॉक है, मतलब बहुत ज़्यादा सोर्स रॉक है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन जिस रॉक में बनता है, हालांकि वो 2-3 रॉक हैं, बट उनमें इसमें से सबसे ज़्यादा शेल रॉक में हाइड्रोकार्बन मुझे बनता हुआ दिखाई देता है। पहला, सपोज आप सोर्स रॉक के बारे में देख रहे हो, दिस इज ए फाइन ग्रेन ऑर्गेनिक रिच, समझ रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर रिच, ठीक है। फाइन ग्रेन भी है। अगर मैं बोलूँ शेल रॉक की डेफिनेशन बताओ, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक बोल दूंगा, दैट्स इट।
अगर मैं बोलूँ कि ऑर्गेनिक, ये आपका सोर्स रॉक की डेफिनेशन बताओ, तो सोर्स रॉक डेफिनेशन के लिए मुझे पता होना चाहिए कि वो फाइन ग्रेन तो हो ही, एज वेल एज ऑर्गेनिक रिच भी हो, तभी तो वो सोर्स रॉक होगी। अगर मैं बोलूँ कि फाइन ग्रेन है तो क्या सोर्स रॉक है? नहीं, ऑर्गेनिक मैटर तो उसमें है नहीं। तो इसीलिए सोर्स रॉक की डेफिनेशन के लिए मुझे फाइन ग्रेन ऑर्गेनिक मैटर रिच सेडिमेंट्री रॉक बोलना पड़ेगा। बट अगर मैं बोलूँ कि सोर्स रॉक की सेल की डेफिनेशन बताओ तो फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक बोल दूंगा, तो ठीक है, समझ रहे हो? इतनी बात ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक बात है ना। चलिए, मैंने बोला था कि कंपैरिजन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, तब तक आप रट लोगे। तो सोर्स रॉक, फाइन ग्रेन, और एक वर्ड यहाँ पे मजबूरी मुझे में लिखना पड़ा, ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, क्योंकि ये सोर्स रॉक की डेफिनेशन पूछ रहा है। दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पेट्रोलियम। ठीक है, जनरेट नहीं करेगा तब भी सोर्स रॉक नहीं बोलूंगा, है ना। ऑर्गेनिक रिच भी है, दूसरा आपका ये फाइन ग्रेन भी है, तो लेकिन जनरेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मे बी थर्मल मैच्योरिटी उसके पास ना हो। अभी बताऊंगा ये क्या वर्ड बोल रहा हूँ। थर्मल मैच्योरिटी उसके पास ना हो तो भी वो नहीं करेगा। थर्मल मैच्योरिटी मतलब उस ऑर्गेनिक मैटर को पेट्रोलियम में कन्वर्ट करने के लिए जो उसके पास पावर होगी, जो उसके पास टेम्परेचर प्रेशर होगा, वो डिकम्पोज करने के लिए पावर होगी। मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर है बट पावर नहीं है, टेम्परेचर ही नहीं है मैं उसको कन्वर्ट कर सकूँ, तो मेरे लिए वो सोर्स रॉक नहीं होगी, क्योंकि वो बना नहीं रही है। समझ रहे हैं आप लोग? किचन में मैटर है, किचन में खाना बनाने के लिए चीज़ें हैं, बट वो वहाँ पे गैस नहीं है या कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिसमें हम खाना बना सकें, तो वो किचन एक प्रॉपर किचन नहीं होगी, ठीक है, जब तक उसमें सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो उसके पास एक पावर, एक थर्मल मैच्योरिटी प्रोसेस होना भी एक ज़रूरी है, जो उसको कन्वर्ट कर सके इनटू द पेट्रोलियम, किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, its petroleum generating potential is directly related to the volume of organic richness and thermal maturity। बिल्कुल सही बात है। उसने कहा कि जो किसी रॉक का पेट्रोलियम जनरेशन के लिए पोटेंशियल अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे दो चीज़ें उसमें देख लेनी है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा है क्या, दूसरा थर्मल मैच्योरिटी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए मुझे वो भी है क्या। अगर दोनों चीज़ें हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली उसके पास अच्छा खासा पोटेंशियल है टू जनरेट द हाइड्रोकार्बन, टू जनरेट द पेट्रोलियम, ठीक है। चलिए, अगर में से कोई भी एक मिस होगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, या मेरे लिए सोर्स रोक वो नहीं रहेगी, या वो मेरे लिए एक हाइड्रोकार्बन जनरेशन की कोई रोक नहीं रहेगी। दूसरा, ऑर्गेनिक रिच रेफर्स टू द, देखिए ऑर्गेनिक रिच का मतलब क्या है कि अमाउंट एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बहुत बार हम लोग ये बोल देते हैं कि ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्री रॉक है, तो हम लोग बोल देते हैं कि वहां पे अच्छा खासा अमाउंट में हाइड्रोकार्बन, अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होगा, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी वहां पे अच्छा खासा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर हो, बट वो अच्छा खासा, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो अच्छा खासा अमाउंट में ऑयल ना प्रोड्यूस कर सकता हो। जैसे कई बार कुछ एक बेकार के ऑर्गेनिक मैटर होता है जिससे अच्छा खासा अमाउंट में ऑयल नहीं बनता, ठीक है। मतलब क्वालिटी, यहाँ पे क्वांटिटी पे बात नहीं कर रहे हम लोग। जैसे ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा है बट वो क्वांटिटी में है, बट उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उससे मुझे तेल बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता, उससे जो पेट्रोलियम जनरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा। तो मुझे ऑर्गेनिक रिच उसको बोलूँगा जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर कर रही हो, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। चलिए, थर्मल मैच्योरिटी का मतलब क्या है? रेफर टू ए सोर्स रॉक एक्सपोज टू हीट ओवर टाइम। मतलब थर्मल मैच्योरिटी का मतलब है कि वो रॉक के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अच्छे खासे थर्मल टेम्परेचर पे हो, अच्छा खासा टेम्परेचर पे हो, जिससे मेरा ऑर्गेनिक मैटर कैन बी कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह आप लोग बोल सकते हैं। मतलब टेम्परेचर वहाँ पे ठीक ठाक हो, ठीक है ना, जो मेरा ऑयल बनाता हो। अब कुछ रेंज होती है, मैं आपको बोलूं कि कुछ रेंज होती है जो ऑयल को बनाती हैं ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे जिसको देखिए, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होगा किसमें? ऑयल में। देखिए, ऑयल लिख रहा हूँ सीधा, हाइड्रोकार्बन नहीं लिख रहा हूँ, पर्सनल स्पेसिफिक पॉइंट पे जा रहा हूँ। ऑयल ऑर्गेनिक मैटर से मे बी कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्ट, ठीक है। तो ये टेम्परेचर और यहाँ टेम्परेचर मे बी डिफरेंट, और मे बी वर्ड यूज नहीं करूँगा, डेफिनेटली विल बी डिफरेंट, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ पे टेम्परेचर रेंज अलग रहेगी। ऑर्गेनिक मैटर से ऑयल बनाने के लिए मुझे स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होगा
जो कि मुझे मिलेगा एक पर्टिकुलर डेप्थ पे। देखिए ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मुझे आगे पढ़ाना था उसको यहीं पे बोल दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक तरीके से उसी की बात चल रही है। जैसे सपोज ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, जैसे से नीचे जाऊँगा, इफ आई एम गोइंग डाउनवर्ड टू द अर्थ, तो टेम्परेचर विल बी डेफिनेटली इंक्रीज, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे ऑयल बनना था, ठीक है। सपोज वो टेम्परेचर रेंज है, देखिए देखिए ध्यान से सुनना, वो टेम्परेचर रेंज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री टू 120 डिग्री। हालांकि 5-10 डिफरेंस, 5-10 टेम्परेचर का डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज हर एक किताबों में आप देखोगे या नेट पे देखोगे तो टेम्परेचर रेंज टू मेक द ऑयल फ्रॉम द क्रूड ऑर्गेनिक मैटर मे बी सम डिफरेंट। अगर ये 60 मैंने लिखा और ये 120 में लिखा तो मे बी वहाँ 65 टू 125 लिखा हो, मे बी वहाँ 55 टू 115 लिखा हो, तो 5-10 का 5 का डिग्री का ऊपर नीचे रहेगा, हर एक बुक में रहेगा। लेकिन गेट में अगर आपको देगा तो एक इसी रेंज देगा जिससे कि आप आराम से पहचान सके, मतलब रेंज जस्ट आसपास नहीं देगा, रेंज ऐसी दे देगा 60 टू 120, दूसरा 120 टू 300, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेंज देगा जिससे कि आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो जाए, समझ रहे हैं। तो सपोज ये मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना रेंज दिया मैंने 60, ये स्टैंडर्ड है, मतलब इसी को आप याद कर लेना, ठीक है। आगे वैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको नोट्स में, ठीक है, मिलेगा मतलब आपको नोट करना है देख के, ये मेरी रेंज है, ठीक है। तो सपोज मैं नीचे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इस डेप्थ पे 60 डिग्री टेम्परेचर मिल गया, और जैसे मैं और नीचे जाऊँगा तो मुझे 120 डिग्री टेम्परेचर यहाँ मिल गया, समझ रहे, और यहाँ से यहाँ तक मुझे ऑयल मिला, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑयल बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, किससे? ऑर्गेनिक मैटर से। तो ये डेप्थ, ये वाली डेप्थ जो है इज कॉल्ड, क्या मिला यहाँ पे मुझे? ऑयल। तो दिस डेप्थ इज कॉल्ड ऑयल विंडो, समझ रहे हो। ये एक विंडो मतलब खाली एक पोर्शन वो है डेप्थ का, डेप्थ इंटरवल इन विच वी कैन जनरेट ऑयल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये टेम्परेचर रेंज, ठीक है। तो ये ऑयल विंडो। अब डेफिनेटली मुझे ये बताइए, ऑर्गेनिक मैटर से मुझे लिक्विड बनाना था, तो दिस इज द ऑयल रेंज विंडो, हाँ ऑयल विंडो। और अगर मैं बात करूँ कि मुझे ऑर्गेनिक मैटर से डायरेक्ट गैस बनाना है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक बेसिक सी बात है और बता सकता है कि मुझे इससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा इस बार, या फिर इससे कम टेम्परेचर चाहिए होगा। सिंपल सी बात है। अगर मुझे डायरेक्ट किसी सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज मुझे 60 से 120 चाहिए था, और इस बार मैं जो बना रहा हूँ डायरेक्ट गैस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, आज कंपेयर टू इससे तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इससे मुझे एक दूसरी रेंज मिलेगी जो कि इस वाली रेंज से ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा तो डेप्थ भी ज़्यादा, बिकॉज नीचे चलने पे डेप्थ के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो गैस विंडो रहेगी दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू ऑयल विंडो, वो लगभग मुझे नीचे मिलेगी, ठीक है। उसको गैस विंडो लिख देता हूँ। हालांकि ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें आएंगी और दिखेंगी, और इसकी पिक्चर भी आपको यहाँ पे सामने मिलेगी। तो लेकिन फिर भी अभी के लिए इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये बातें क्लियर होगी क्या? चलिए ध्यान रखेंगे आगे। और ये रेंज जो मैंने बताया 60 टू 120 बिल्कुल याद रखेंगे, आते हैं क्वेश्चन इस चीज़ के। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो पेट्रोलियम जनरेटिंग पोटेंशियल ऑफ सोर्स रॉक, ठीक है। देखिए सोर्स रॉक है मेरे पास, ठीक है। वो पेट्रोलियम, उसको मैं सोर्स रॉक तभी बोलूँगा जब वो कैपेबिलिटी रखती है टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू द पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन। क्या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या उसके पास ऐसी पावर होनी चाहिए, ऐसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको मैं सोर्स रॉक बोल दूँ। पहला पॉइंट, फर्स्ट, डज द रॉक हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? हाँ बिल्कुल, उसके पास अच्छे अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तभी मैं इसको, एक क्राइटेरिया तो यही है उसको सोर्स रॉक बोलवाने का। सेकंड, द ऑर्गेनिक मैटर कैपेबल टू जनरेट हाइड्रोकार्बन। कुछ ऑर्गेनिक मैटर है जो हाइड्रोकार्बन जनरेट करते ही नहीं है, या कुछ गैस करते हैं, कुछ ऑयल बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। तो कुछ ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू द पेट्रोलियम, डेफिनेटली दैट शुड बी कन्वर्ट। अदरवाइज कुछ ऐसा होता है कि वो है ऑर्गेनिक मैटर बट वो कन्वर्ट नहीं करता, तो ये भी गलत। ये भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर शुड बी कैपेबल टू जनरेट द पेट्रोलियम।
ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द ऑर्गेनिक मैटर थर्मली मैच्योर। हाँ ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर थर्मली मैच्योर होना चाहिए। अगर वो इमैच्योर होगा तो भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ओवर मैच्योर होगा तो भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। एक टेम्परेचर रेंज में चीज़ें होनी चाहिए जिसमें मुझे ऑयल और गैस मिलने के चांसेस होते हैं। टेम्परेचर रेंज मतलब कम होगी तो ऑयल जल्दी मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे गैस मिलेगा, समझ रहे हो। एक टेम्परेचर थर्मली मैच्योर होना चाहिए, टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज हैव जनरेटेड हाइड्रोकार्बन बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द रॉक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये सोर्स रॉक है और इसने ऑयल बना लिया और वो ऑयल बन के यहीं बैठ गया, वो कहीं जा ही नहीं रहा, तो मैं उसको निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सोर्स रॉक हैज़ वेरी वेरी लेस परमेबिलिटी। तो मुझे ये एक रिजर्वर रॉक में इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका माइग्रेशन चाहिए, जिससे कि मैं रिजर्वर रॉक को ड्रिल करूँगा और ऑयल निकाल लूँगा। तो ये ऑयल बनने के बाद एक यहाँ से एक्सपेल्ड भी होना चाहिए, मुझे यहाँ से एस्केप होना चाहिए, ये यहाँ से मूवमेंट होना चाहिए, इसका माइग्रेशन होना चाहिए। तो तब मैं उसको सोर्स रॉक की उपाधि दे दूंगा, सोर्स रॉक उसको बोल दूंगा, समझ रहे हो आप लोग। तो ये चारों पॉइंट मेरे पास होने चाहिए। अभी से क्वेश्चन एक तरीके से बोलूँ तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है कि हाँ यार चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है ना। चलिए अगर मैं शेल रॉक की बात करूँ, मैंने कहा था शेल रॉक एक बहुत अच्छी सोर्स रॉक है, ठीक है। सोर्स रॉक लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसे, क्योंकि शेल रॉक में 99% क्ले मिनरल्स मतलब उसका सॉलिड पार्टिकल्स होता है और 1% ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। और 1% ऑर्गेनिक मैटर टू जनरेट द हाइड्रोकार्बन एक काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि 1% ऑर्गेनिक मैटर है, इससे ऑयल मिलेगा क्या, बनेगा क्या, कुछ फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा। ऑर्गेनिक मैटर 1% अगर 2% भी मिलेगा ना, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन और यू कैन से ऑयल, ठीक है ना। और ये बाय वेट है, ये भी ध्यान रखना है, बाय वॉल्यूम नहीं है। चलिए तो जैसे आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे मिनरल रॉक है 99%, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये रॉक मटेरियल है, मतलब मिनरल्स हैं, ग्रेन्स हैं, है ना। चलिए उसके बाद 1% आपका ऑर्गेनिक मैटर है, उस 1% में भी 90% आपका कैरोजीन है। आप लोग देखिए कैरोजीन है, जिससे क्या मिलता था, मैं आपको बोला था कि अगर ऑर्गेनिक मैटर से मुझे कन्वर्ट करना है क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम, तो कहीं ना कहीं एक बीच में एक स्टेज आती है जिसको मैं कैरोजीन बोलता हूँ। तो देखिए इसमें 1% ऑर्गेनिक मैटर में 90, जब उसको हम थर्मली मैच्योर करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उससे 90% कैरोजीन मिल जाता है और 10% एक बायो प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है जिसको मैं बिटुमन बोल देता हूँ। बायो प्रोडक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम ऑर्गेनिक मैटर को टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो एक साइड में एक बायो प्रोडक्ट अपने आप हमारी मर्जी से नहीं, अपने आप एक बिटुमन बन के आ जाएगा, ठीक है। और ये बिटुमन और ये कैरोजीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में डिफरेंस भी आगे एक स्लाइड में बता दूंगा कि ये थोड़ा सा इससे अलग क्यों है, ठीक है। और मेरे लिए ये अच्छा या ये अच्छा है या कौन सा अच्छा है। और दूसरी चीज़, बिटुमन जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलूँ तो सॉलिड, एक सेमी सॉलिड सा हाइड्रोकार्बन है, या बोलूँ कि बहुत ज़्यादा तारकोल टाइप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ें हैं। तो ये 10% बन जाता है और ये कैरोजीन 90% बन जाता है। और कैरोजीन 90% मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक मैटर का बनना होगा तो कैरोजीन एक बीच में स्टेज आएगी और उसके बाद मेरा एक पेट्रोलियम बनेगा। तो 90% वाली स्टेज कैरोजीन वाली है और उसके बाद वाला स्टेप जस्ट मेरा क्रूड ऑयल बनने का ही स्टेप है, ठीक है। अगर मैं कैरोजीन इसकी बात करूँ तो इसका नाम है कैरोजीन, ठीक है। दूसरा, ये इनसोलुबल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हो, ठीक है, और उसमें आप इसको मिक्स कर रहे हो तो ये इनसोलुबल है, इसकी एक पहचान है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। हालांकि जब मैं बिटुमन की बात करूंगा ना, तो बिटुमन जब मैं बोलूँगा, ये वाला पॉइंट बोलूँगा, 10% बिटुमन है, तो ये एक सोलुबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ये मैंने कहा था ना, मैं इसके बारे में डिफरेंस बताऊंगा। अभी भी एक हल्का सा पॉइंट बोल दे रहा हूँ कि दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम कैरोजीन बिकॉज दिस इज द सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ, और ये इनसोलुबल है कैरोजीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दूसरा, एक हाई मोलिकुलर वेट है इसका और इसका, दोनों का ही हाई मोलिकुलर वेट है। और ये पॉलीमेरिक कंपाउंड है, ठीक है। पॉलीमेरिक कंपाउंड वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉलिड, सेमी सॉलिड सा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो पॉली मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, पॉली मतलब एक तरीके से बोलो ना, जैसे कि बहुत सारी अमाउंट जो आपका केमिकल है, अब आपका जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे प्रेजेंट डे ऑर्गेनिक रिचनेस ऑफ सोर्स रॉक, ठीक है।
मतलब सोर्स रॉक देख, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सर कितना अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होने पे इन सोर्स रॉक वो किस कैटेगरी में मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ। पहला, अगर मैंने बोला कि यार ऑर्गेनिक मैटर बाय वेट परसेंट TOC, टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है, तो अगर वो 0.5 से कम है तो आई विल से वो पुअर है, मतलब वहाँ से मुझे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर मैंने कहा कि यार इससे 0.5 से 1 के बीच है क्या TOC, टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट, तो यार ठीक है, वो फेयर कंडीशन है, वहाँ पे मुझे ठीक ठाक हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो सकता है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और 1 से 2% है तो बहुत अच्छे है, और 2 से 4% है तो वेरी गुड, और 4 से ज़्यादा एक्सीलेंट कंडीशन, ठीक है। अब एक नीचे लाइन लिखी हुई है, आप लोग इसको देखिए, इसने कहा था TOC मिथ, TOC को लेके, टोटल ऑर्गेनिक कंटेंट को लेके एक मिथ बनी हुई है, क्या, इफ़ आई हैव हाई TOC आई हैव ए गुड सोर्स रॉक। नहीं, ये मिथ है, गलत है। क्यों? पीछे आइए एक बार, पीछे मैंने क्या बताया था कि अगर मैं किसी चीज़ को सोर्स रॉक बोलना चाहूँगा तो मेरे लिए 4 पॉइंट अच्छे होने चाहिए थे, ये चारों के चारों मेरी क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए थे। अगर मैं बोलूँ कि पहला पॉइंट तो फुलफिल कर रहा है, मीन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन उसके पास है, हाइड्रोकार्बन नहीं सॉरी ऑर्गेनिक मैटर है, बट बाकी की चीज़ें नहीं है, थर्मल मैच्योर नहीं है, ठीक है, और उसके पास ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम, ठीक है, और तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, ये हाँ हाइड्रोकार्बन जो बन गया वो एक्सपेल नहीं हो सकता, लेकिन उसने सीधा सीधा बोल दिया कि नहीं हाइड्रोकार्बन ज़्यादा तो अच्छा खासा सोर्स रॉक नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। ज़्यादा सोर्स रॉक ऑर्गेनिक मैटर होगा, ये उसकी एक कंडीशन है, बाकी की 3 भी होनी चाहिए थी, ठीक है, तो एक ही के बेस पे उसको सोर्स रॉक नहीं बोला जा सकता, 3 हो, चारों कंडीशन फुलफिल होती तो आई विल से दिस इज योर गुड सोर्स रॉक। मैकेनिज्म ऑफ जनरेटिंग ऑफ ऑयल एंड गैस, मैकेनिज्म क्या है जरा आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले क्या, देखिए वो जो मैंने कैरोसिन वाली बात बोली थी ना, तो कैरोसिन बनेगा इन बिटवीन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द योर पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन और गैस, उनके बीच में कहीं ना कहीं कैरोसिन बन रहा था, तो वो बातें यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगी, अभी सुनते चले जाना मेरी बात। इट इज़ द थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, थर्मल बोल दिया मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट कॉज ए सोर्स रॉक टू जनरेट पेट्रोलियम। सही बात है, ठीक है ना। चलिए, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो सोर्स रॉक में है टू जनरेट द ऑर्गेनिक एक तरीके से पेट्रोलियम। सही बात है, इसको टिक करता हूँ, ठीक है। ये थ्योरी है यार, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये थ्योरी है, मतलब कई बार लगता है कि थ्योरी को देखते हुए थोड़ा बोर लग रहा है ना, बट ये कि ये भी जरूरी है, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं एक लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बस सुनते चले जाना है आपको। और कोई पॉइंट आपको लगे कि यार हाँ ये स्लाइड में है और मुझे इसको लिख लेना चाहिए तो वो बिल्कुल लिख लेना, और कोई पॉइंट लगे स्लाइड में नहीं है बट मैंने बोल दिया तो भी इसको लिख लेना, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके साथ ही साथ बनते चले जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट आप लोग देखते हैं, फॉलोइंग डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट माइक्रोबियल प्रोसेस कन्वर्ट सम ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर टू बायोलॉजिकल मेथेन। सही बात है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं जो आपके डिपोजिट होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर डिपोजिशन होता है, और नीचे जाके जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं मुझे क्या बोला उसने, ये बायोजेनिक मेथेन भी दे देगा। बायोजेनिक मेथेन समझ रहे हो, जैसे बायोलॉजिकल, जैसे आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होती है, बहुत छोटे छोटे आपके ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपनी जो एक्टिविटी करते हैं उससे भी कहीं ना कहीं मुझे एक मेथेन जनरेट होती है। आप लोग देखोगे भी जब आप लेटेस्ट ट्रेंड पढ़ोगे, ठीक है, और उसमें आप लोग देखोगे कि जैसे आप सेल गैस की बात कर रहे हैं, या फिर गैस हाइड्रेट की बात कर रहे हैं, या फिर आप कोल बेड मीथेन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे दो तरीके की गैसेस बनती हैं, जिसको मैं बोलता हूँ बायोजेनिक और जिसको बोलता हूँ थर्मोजेनिक, ठीक है। तो बायोजेनिक एक्टिविटी से जो गैस बनती है COCH4, वो उसको बायोजेनिक बोल रहा हूँ। थर्मोजेनिक मतलब जब मेरा ऑर्गेनिक मैटर बहुत नीचे चला जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑयल विंडो को क्रॉस करके गैस विंडो तक हम लोग पहुंच जाते हैं, तब ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही अपना टेम्परेचर पे आएगा, गैस विंडो में आएगा, तो वो गैस रिलीज करेगा, तो उस टेम्परेचर के बाद थर्मोजेनिक मेथेन जनरेट होगी, और वही गैस मेरी आइदर जो आपका गैस हाइड्रेट है उसमें ट्रैप हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज बात कर रहा हूँ, ठीक है, और जो मेरी गैस है वो कोल बेड मेथेन के पोर में एब्जॉर्प्शन में उनमें डिजोल्व हो जाएगी। तो वो एक अलग चीज़ है, समझ रहे हो आप लोग। हम लोग उसको जब भी लेटेस्ट ट्रेंड आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे वो चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को, लेकिन ये वर्ड आया तो मैंने वहाँ पे बोल दी ऐसी बातें, ठीक है। ग्रेटर डेप्थ ऑफ बरियल और
accompanied by increasing heat। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेरा हीट भी बढ़ता चला जाएगा, वही बात उसने लिखी है। ठीक है, दिस हीट कॉज, ये हीट ही तो एक मेन है जिसको ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करना होता है, किसने, हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, द ऑर्गेनिक मैटर जनरली ट्रांसफॉर्म इनटू, देखिए इनटू के बाद आप लोग देखिए इनसोलुबल ऑर्गेनिक। इनसोलुबल ऑर्गेनिक मतलब इनसोलुबल कौन था, बिटुमन था या कैरोजीन था। अभी पीछे देख लेते हैं भाई, हमने देखा था पीछे जाते ही ये तो कैरोजीन था इनसोलुबल। तो यही बात मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बहुत बार इनसोलुबल वर्ड आएगा और ये वर्ड किसके लिए दिखाया गया है, दिस वर्ड्स रिप्रेजेंट फॉर कैरोजीन। कई बार ये ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है ना, कि कैरोजीन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है। दिस इज ए इनसोलुबल, दिस इज ए कार्बन कंटेंट, दिस इज ए फॉर्म आफ्टर डाइजेनेसिस। तो ये सब चीज़ें बन जाती है ना, तो ये इनसोलुबल है, ये चीज़ नहीं पता तो ये गड़बड़ वाली बात है। चलिए हाँ, तो मैटर नोन एज कैरोजीन ले, साफ लिख दिया इसने। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इनटू एन इनसोलुबल ऑर्गेनिक मैटर नोन एज कैरोजीन, समझ रहे हो। चलिए, फर्दर हीटिंग कन्वर्ट, मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक मैटर से आपका ऑयल बनने तक के बीच में कैरोजीन वाली स्टेज आएगी। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ सो दैट एक लेक्चर में आपकी काफ़ी चीज़ें याद भी हो जाए, समझ रहे हो। दो दो तीन तीन बार आएंगे और एक एक लाइन कई बार आ भी जाती है मेरे यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि फर्दर हीटिंग कन्वर्ट into the kerosene into पेट्रोलियम, समझ रहे हो। पहले कैरोजीन बना, उसके बाद सीधा ऑयल बन गया, है ना। और कैरोजीन क्या है, इनसोलुबल है। चलिए, कन्वर्ट कैरोजीन और बिटुमन कहाँ बदल जाएंगे, ये वाला, है ना। और जब कैरोजीन से पेट्रोलियम बनता है, देखिए एक चीज़ आपको बहुत अच्छा सी चीज़ें बताता हूँ, चलिए याद आ जाती है तो चीज़ें मतलब रोक नहीं पाते हम लोग भी। जैसे क्या है कि आपका ऑर्गेनिक मैटर है और ये कन्वर्ट होगा भाई हाइड्रोकार्बन में, है ना, जिसको मैं ऑयल बोल देता हूँ या जिसको मैं गैस बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए, जिसको पेट्रोलियम बोल देता हूँ। तो ऑर्गेनिक मैटर जब यहाँ कन्वर्ट होगा तो एक बीच में एक वर्ड आएगा जिसको बोल रहा हूँ मैं कैरोजीन, समझ रहे हो, जिसको बोल रहा हूँ मैं एक कैरोजीन। अब कैरोजीन से बनते हुए एक बायो प्रोडक्ट बन जाएगा बिटुमन, समझ रहे हो, बिटुमन बन गया। अब कैरोजीन से फिर ऑर्गेनिक मैटर से, कैरोजीन से हाइड्रोकार्बन जब बनेगा तब भी एक बायो प्रोडक्ट बन जाएगा बिटुमन। बहुत सही चीज बोल रहा हूं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर से कैरोजीन बना, बाय प्रोडक्ट बिटुमन बन गया। फिर कैरोजीन से फिर हाइड्रोकार्बन वाली स्टेज में गए थोड़े और आगे, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से बिटुमन बन गया। तो वही चीजें हैं, ठीक है ना, वही चीजें हैं। उसने कहा कन्वर्ट कैरोजीन और फिर यील्डिंग बिटुमन एंड पेट्रोलियम, ठीक है, बिटुमन भी बनेगा और पेट्रोलियम बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। इंक्रीजिंग मैच्योरिटी कॉज द पेट्रोलियम कंपाउंड टू अंडरगो स्ट्रक्चर चेंज, टिपिकली स्टार्टिंग विद ऑयल एंड वेट गैस एंड एंडिंग ड्राई गैस। बिल्कुल सही बात बोल दी भाई इसने। तो क्या बात बोली इसने, कहा जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मेरे लिए सबसे पहले एक डेप्थ इंटरवल आता है जिसको मैं ऑयल विंडो बोल देता हूँ, ठीक है, ऑयल विंडो बोलता हूँ। और वो ऑयल विंडो के बाद अगर मैं उस ऑर्गेनिक मैटर पे या उस टाइम ऑयल पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आई विल गेट ए वेट गैस, और उसके बाद फिर और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दैट विल बी ए ड्राई गैस, ठीक है, ड्राई गैस। सिंपल सी बात है ना भाई, पहले लिक्विड बनेगा फिर वेट गैस। वेट गैस मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिक्विड भी है, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं गैस भी है। उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो भाई लिक्विड खत्म, ओनली बचा गैस। तो जो उसने कहा वही बात उसने यहाँ बोल दी, ठीक है। लास्ट में ड्राई गैस, बीच में वेट गैस, शुरू में ऑयल, वही बात उसने यहाँ पे बोली। नेक्स्ट करें क्या, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ कैरोजीन। मैच्योरेशन ऑफ कैरोजीन का मतलब क्या है, मैच्योरेशन क्या, ड्यूरिंग द फेज ऑफ कैटाजेनेसिस। देखिए ये वर्ड आ रहे हैं, कैटाजेन मतलब अब पिक्चर तो अभी बनने स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है ना, मतलब चीज़ें हम ट्रैक पे आना स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे क्या होता है ना, हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले उसको एक बनाना पड़ता है, उसको एक फ्रेम बनाना पड़ता है, और फिर जब फ्रेम बन जाता है ना तो चीज़ें समझाने में फिर मजा आना स्टार्ट हो जाता है। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एक वर्ड आएगा डाइजेनेसिस, फिर वर्ड आएगा कैटाजेनेसिस, फिर आएगा मेटाजेनेसिस। इनसे बातें हम बहुत करने वाले हैं और आप लोगों को आई होप किसी ने थोड़ा सा पढ़ा होगा ना तो ये पता भी होंगे क्या है। और इन पे गेट में 2 बार सेम क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। एक आया था 2016 में और एक आया था 2019 में, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन था, कोई चेंजेस नहीं थे, समझ रहे हो। तो अब मैं बोलने वाला ये कराऊंगा, मतलब ये चीज़ें आएंगी आगे, है ना, क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। एकदम पल्ले मत पलट लेना कि कहाँ थे वो क्वेश्चन, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। ड्यूरिंग द फेज ऑफ कैटाजेनेसिस, देखिए ऑर्गेनिक मैटर है, बनेगा उससे कैरोजीन,
उससे बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन, जो कि आपके लिए मेन है, जिसका जो आप चाहते हैं, हर बार इसी को फोकस करते हैं। बट यहाँ से यहाँ तक की स्टेज डाइजेनेसिस होती है और यहाँ से यहाँ तक की स्टेज कैटाजेनेसिस होती है, समझ रहे हो। अब उसने क्या बोला, ड्यूरिंग द फेज ऑफ कैटाजेनेसिस कैरोजीन मैच्योर एंड गिव्स ऑफ ऑयल एंड गैस, मतलब ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कैटाजेनेसिस कैरोजीन दे देगा हाइड्रोकार्बन। बात सही है क्या? बिल्कुल सही है ना, क्योंकि कैरोजीन के कैटाजेनेसिस प्रोसेस से ही तो मेरा ऑयल बना है, ठीक है। इसने फिर आगे क्या बोला, व्हेन कैरोजीन इज इमैच्योर, इमैच्योर मतलब कैरोजीन तो बन गया अब, लेकिन आगे का टेम्परेचर वहाँ नहीं है भाई, वहाँ इतना टेम्परेचर नहीं है कि इसके आगे का स्टेज भी हम कर सकें, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है। चाहे मैं इस तरफ चला जाऊँ ऑर्गेनिक मैटर कैरोजीन और हाइड्रोकार्बन, और चाहे मैं इस तरफ चला जाऊँ डाइजेनेसिस कैटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे पास टेम्परेचर सिर्फ इतना है जो कैरोजीन बना सकता है, उसके बाद नहीं है, तो यानी कि वो इमेच्योर है ना, अब वो मुझे ऑयल नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए, बट जैसे ही इंक्रीजिंग मैच्योरिटी करूंगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो पहले ऑयल मिल जाएगा, देन गैस मिल जाएगा, और गैस में भी पहले वेट गैस मिल जाएगा, उसके बाद ड्राई गैस मिल जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है। उसके बाद साफ साफ लिखा, अगर ओवर मैच्योर, भाई उसने कहा कि तू टेम्परेचर बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ा दे, देखी जाएगी क्या होगा, ऑयल मिलेगा, गैस मिलेगा, क्या मिलेगा, देखना तेरा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अभी दिखा देता हूं। देखो यहां मैं नीचे जा रहा हूं, ये ऑयल विंडो है ना, ये एक तरीके से, चलिए आपके कन्वेंस के हिसाब से वेट गैस विंडो लिख देता हूं, है ना, और यहाँ पे नीचे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्राई गैस लिख देता हूं, ठीक है। और तुम ओवर मैच्योर की बात कर रहे हो, मतलब इस विंडो को भी क्रॉस कर चुके, इस विंडो पे होते तो ऑयल मिलता, इस विंडो पे होते तो वेट गैस मिलता, इस विंडो पे ड्राई गैस मिलता। अब तुम इस विंडो को भी क्रॉस करके ओवर हीट दे दी तुमने, ओवर टेम्परेचर कर दिया, ओवर मैच्योर कर दिया, अब कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ तक ड्राई गैस मिलना था, है यहाँ तक, और फिर यहाँ तक वेट गैस मिलना था, और यहाँ तक ऑयल मिलना था, इसके आगे कुछ नहीं मिलना था। तो उसने बोला कैरोजीन ओवर मैच्योर करके नाइदर ऑयल और नाइदर गैस, कुछ भी नहीं मिलने वाला यार, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, यही फिगर मैं आपको दिखाने वाला था। देखिए क्या होगा, सरफेस पे है बायोजेनिक मेथेन, कुछ बायोजेनिक एक्टिविटी से मेथेन बनेगी, वो तो मिल ही जाएगी हम लोगों को। उसके बाद जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मुझे सबसे पहले ऑयल मिलेगा, और वो भी पहले हैवी ऑयल मिलेगा, ठीक है। देखिए हैवी ऑयल मतलब लिक्विड पार्ट। उसके बाद जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे ऑयल मिला, और वो भी लाइट मिलना स्टार्ट हो गया, मतलब थोड़ा हल्का ऑयल मिलना स्टार्ट हो गया। हल्के ऑयल के बाद फिर मुझे बोलूँ तो वेट गैस मिलना स्टार्ट हो गया, उसके बाद बोलूँ तो फिर ड्राई गैस मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ मुझे ऑयल मिला, वो यहाँ से यहाँ तक की बात है, यहाँ से यहाँ तक की बात है ना, यहाँ से ये मैं करता हूँ, ये से यहाँ तक की बात है। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ऑयल मिल रहा है आपको, तो क्या इस वाली रेंज को मैं ऑयल विंडो बोल सकता हूँ? बिल्कुल भाई बोल सकते हैं, है ना। और कैरोजीन कहाँ मिलेगा यार भाई, यार कैरोजीन कहाँ मिलेगा भाई, तो सोचने वाली बात है। कैरोजीन मिलेगा जैसे ही मैं यहाँ, ऑयल कहाँ बनना स्टार्ट हुआ, देखिए ऑयल बनना जहाँ स्टार्ट होगा उससे पहले पहले कैरोजीन मिल जाएगा, क्योंकि कैरोजीन के बाद ही ऑयल मिलेगा, क्योंकि कैरोजीन से ही ऑयल बनता है, ठीक है। चलिए ऑयल भी मिला मुझे, यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे दिखाना है क्या, लो दिखा देता हूँ। चलिए ऑयल यहाँ बनना स्टार्ट होता है, यानी कि कैरोजीन मुझे यहाँ मिल चुका होगा, ठीक है, कैरोजीन मुझे यहाँ मिल चुका होगा। अब कोई बोले कि कैरोजीन किस स्टेज में मिलता है, आप आराम से बोल सकते हैं कैरोजीन आफ्टर डाइजेनेसिस प्रोसेस, मतलब एट द एंड ऑफ डाइजेनेसिस प्रोसेस कैरोजीन मिल जाएगा, बिकॉज डाइजेनेसिस प्रोसेस ये है। हालांकि डाइजेनेसिस पे भी और भी बातें होंगी, बट फिलहाल धीरे धीरे समझ लेते हैं। टेम्परेचर रेंज भी रहेगा, बहुत कुछ ये बातें होंगी। तो एट द एंड ऑफ डाइजेनेसिस कैरोजीन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज कैटाजेनेसिस प्रोसेस। तो कैटाजेनेसिस प्रोसेस में मुझे ऑयल मिल रहा है बिल्कुल, और गैस भी मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद मेटाजेनेसिस जहां मुझे कुछ नहीं मिलता, समझ रहे हो। देखिए ये ग्रेफाइट मिला, मतलब सीधा इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, सब जल गया, क्या बचा, सिर्फ कोयला काला, ठीक है, ब्लैक ग्रेफाइट, समझ रहे हैं। तो ये चीजें होगी। अब क्या होता है, ये टेम्परेचर रेंज मैंने देख ली, देखिए आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर मैंने कहा था 60 से 160 तक, ठीक है, या 60 ये रहा और 160, ठीक है। देखिए लगभग वही रेंज है ना, लगभग बोल रहा हूँ वही रेंज है ना। लेकिन जो गेट में रहती है, गेट के हिसाब से मैंने 60 से 160 रखा, तो आप लोग उसको याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है।
आगे ये विटरनाइट रिफ्लेक्टेंस क्या है, टेम्परेचर रेंज, ये स्प्योर कोरिलेशन, ये सब बताऊंगा, आगे बताऊंगा। मतलब ये जो फिगर मैंने यहाँ पे दिखाई थी ये आगे दोबारा से फिर आएगी सेम टू सेम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए ऑर्गेनिक मैटर जो आप में बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर फिर कैरोजीन फिर हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक मैटर है क्या यार? ऑर्गेनिक मैटर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिग्निन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। ये जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो शुगर चेन, रैपिड ब्रेक, हाँ जैसे रैपिडली ब्रेक डाउन हो सकता है ये, यानी कि अनस्टेबल है, ठीक है। और इसमें स्टार्च, सेलुलोज ये चीज़ें होती हैं। लिग्निन, देखिए लिग्निन में आपको लिग्निन में एक चीज़ बताऊंगा अभी आपको, वॉल ऑफ हायर प्लांट्स, जो बड़े बड़े पेड़ है ना, जैसे मैं पेड़ बनाता हूँ, ठीक है, पेड़ बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये पेड़ है इसका जो हायर ये है स्टेम्प है, ठीक है, और यहाँ पे इसको बोला है वॉल ऑफ, ठीक है। तो ये जो लिग्निन है इसमें लिग्निन होता है, और ये मैंने कहा था जब ये डिकम्पोज होता है ना तो ये मुझे कोल देता है भाई, है ना। जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, वो जब डिकम्पोज होता है तो मुझे कोल देता है ना। चलिए इसके वेरी, देखिए ये जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो वेरी रेजिस्टेंस टू डिके, सही बात है। कंटेन एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है। प्रोटीन आपको पता है एमिनो एसिड पॉलीमर्स होता है ना। और ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर है, हालांकि इन पर कभी क्वेश्चन आता नहीं है, ये ऐसे ही है। दूसरी चीज़ उसने मुझे कहा कि हाउ डज इट फॉर्म, मतलब क्या फॉर्म कर रहे हैं हम, ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी सोर्स, देखिए प्राइमरी सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मेरा सबसे पहला सोर्स है, फिर वो मैच्योर होगा, बाद में देखेंगे वो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर सकता है नहीं कर सकता है, वो बाद की बात है, बट पहले ऑर्गेनिक मैटर हो तो सही, है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर प्राइमरी सोर्स है, और ये कैसे कैसे मिल सकता है मुझे, ये एक्वाटिकली ड्राइव्ड हो सकता है। एक्वाटिकली ड्राइव्ड मतलब जो पानी में ड्राइव्ड होते हैं, जैसे फिटोप्लैंक्टन हो गया या जूप्लांक्टन हो गया, ये क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे एक्वाटिकली मतलब एक्वा मतलब समझ रहे हो, पानी, जैसे एक्यूफर मतलब पानी का रिजर्वोयर, ठीक है। जैसे एक्वालाइट एक स्लीपर आती है ना, वो एक्वा मतलब पानी में चल सकते हैं उस पर, वो इसीलिए इसका नाम बनाया गया एक्वालाइट, ठीक है। और ये समझ रहे हो ना एक्वा का मतलब, हाँ तो ठीक है। ये एक्वाटिकली ड्राइव्ड मटेरियल है, यानी कि मतलब मरीन और लैक्स्ट्रियल, जो मरीन इन्वायरमेंट में और लैक्स्ट्रियल इन्वायरमेंट में मिलते हैं, यानी कि एक्वाटिकली ड्राइव्ड मतलब इन जगह पे मिलते हैं। इस यूजुअली क्या होता है यहाँ पे, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं छोटे छोटे, और जनरली ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, क्योंकि पानी में बहुत बड़े बड़े पेड़ तो नहीं होंगे, है ना, वो बहुत छोटे छोटे स्केल पे होते हैं। चलिए लैंड ड्राइव्ड मतलब इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मटेरियल, ठीक है। ध्यान रखना ये टेरेस्ट्रियल, मरीन, लैक्स्ट्रियल ब्रैकेट में ऐसे ही लिख के सजाने के लिए इनका मतलब है, और ये कहीं ना कहीं चीज़ें माइंड में घुसते हैं। और लैक्स्ट्रियल का मतलब कई बार बोलूँ तो सीधा सीधा है एक्वाटिकली, ये मरीन लाइफ है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड ड्राइव्ड मटेरियल, है ना, इज यूजुअली प्लांट, बड़े बड़े प्लांट, ठीक है, रिमेन सच एज पोलन एंड स्पोर, समझ रहे हो, ये लैंड पे मिलते हैं। दूसरा डिपोजिशनल इन्वायरमेंट शुड बी ऑल्सो देयर। डिपोजिशनल इन्वायरमेंट मतलब समझ रहे हो कि डिपोजिशनल इन्वायरमेंट बताइए, डिपॉजिट तो हो चुके बट वहाँ पे मुझे रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट लगना चाहिए, मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगा तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो सीधा जल जाएगा, बिकॉज कोई चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी, डिकम्पोज नहीं होगी, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक्स सच एज शेल, मार्ल एंड कार्बोनेट, ये एक अच्छा पॉइंट है। उसने कहा डिपोजिशनल इन्वायरमेंट में भी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में भी नहीं होगा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक भी होना चाहिए, ठीक है। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं, सेल, मर्ल एंड कार्बोनेट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके हिसाब से बोलूँ तो 60% के आसपास हमेशा सेल ही सोर्स रॉक का काम करती है, सेल ही ये इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकती है जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। डिपोजिशनल इन्वायरमेंट मतलब रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सेल, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये एनिमल्स दिख रहे हैं, और ये डिपॉजिट हो रहे हैं, और आपकी लेयर्स ऐसे डिपॉजिट हो गई है ना। चलिए, और यहाँ पे फिर ये ऑयल बन जाएगा मिलियन ईयर्स के बाद, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी है उसने कहा टुडेज ऑयल इज यस्टरडेज प्लांक्टन, मतलब आज का ऑयल पहले का
प्लांट हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे एनिमल्स रहे होंगे। आज के जो ऑयल है वो पहले का ये प्लांक्टोन है, और आज के प्लांक्टोन फ्यूचर का ऑयल रहेगा। ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे कि सर ये रिजर्वर ख़त्म होने वाले हैं क्या, हाँ ऑयल ख़त्म होने वाला है क्या। जिसे हम लोग, इसका सिंपल सा आंसर यही है शॉर्ट में, कि जितना डिस्कवर्ड है उसको हम लोग देख रहे हैं। अभी जैसे ये डिस्कवर्ड रिजर्वर ख़त्म होंगे या होने वाले होंगे, तब तक हमें नए और रिजर्व मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें नहीं होने वाली हैं अभी, तो खैर नहीं होने वाली है। दूसरा, स्मॉल मरीन एंड लेक ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन द वाटर died and fall the bottom and get buried into the sedimentary layer। वही बात है ना यार, हाँ छोटे छोटे पार्टिकल आ रहे हैं, लेयर्स पे डिपॉजिट हो रहे हैं, जो उनकी डेड बॉडी है वो यहाँ पे ले डाउन है, उसके बाद इनके पर जो डिपोजिशन हो जाता है ग्रेन्स का, और एक सेडिमेंट्री लेयर बन जाती है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका ये जो बहुत सालों बाद ये चीज़ें आपके डिकम्पोज होके कैरोजिन, और कैरोजिन के बाद ऑयल हम लोगों को देती है। ठीक है ना। उसने साफ साफ बोला, जियोलॉजिकल प्रोसेस, हीट प्रोसेस स्क्वीज दीज ऑयल एंड सफिशिएंटली दे आर क्रिएटेड क्रूड ऑयल, है ना। वही चीज़ें बोल दी उसने साफ साफ ना। आफ्टर क्रिएशन क्रूड ऑयल नेचुरल गैस माइग्रेट टूवर्ड्स द सरफेस एंड ट्रैप टू द एक्यूमुलेटेड ऑयल फील्ड रिजर्वोयर। सही बात है ना। पहले वो सोर्स पे बनेगा और फिर माइग्रेट होके एक अच्छी जगह रिजर्वोयर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे रॉ मटेरियल क्या होता है, प्लांक्टोन, हाँ, और एक आपका जू प्लांक्टोन। देखिए थोड़ी सी ये बातें देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्लांक्टोन, फिटोप्लांक्टोन। प्लांक्टोन का मतलब है, फिटोप्लांक्टोन का मतलब है जो मरीन इन्वायरमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो एक माउंटेन बन गया भाई, मरीन इन्वायरमेंट बनाना है ना मुझे, ये बन गया ऐसा कुछ। हाँ, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो हो गया आपका फिटोप्लांक्टोन। और इसके ही अंदर छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं, जो आपकी मछलियाँ हैं, फिशेस हैं, हाँ, वो हो गया आपकी जू प्लांक्टोन। ठीक है, जू मतलब एक तरीके से एनिमल। ठीक है, चिड़ियाघर नहीं होता जू, तो वहीं से इसका नाम बना है। ठीक है ना। तो प्लांक्टोन दो हैं, जू प्लांक्टोन, फिटोप्लांक्टोन। देखिए रॉ मटेरियल मेरा कहाँ से आया, प्लांक्टोन से आया। और प्लांक्टोन दो टाइप के हैं भाई, ये वाली चीज़ें हैं ना। अब ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख भी दी। प्लांक्टोन, फिटोप्लांक्टोन मेक्स अप द बल्क ऑफ द प्लांक्टोनिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन सेडिमेंट्स। समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेन है टू फॉर्म ए हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट स्लाइड इज अप्रोक्स अभी खत्म होने वाला ये लेक्चर। हाँ, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन जनरेशन एंड प्रिजर्वेशन। देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, शायद ये लास्ट स्लाइड है या सेकंड लास्ट स्लाइड है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होगा, बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट तो होगा ही होगा। और जिसको मैं बोल रहा हूँ सेल रॉक में हो रहा है, मान के चल रहे हैं सेल रॉक में हो रहा है ना भाई। चलिए, उसने फिर कहा कि ऑर्गेनिक मैटर, जिसको मैं ब्रैकेट में कैरोजीन लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इससे जस्ट अगला स्टेप में कैरोजीन ही बनता है। एंड सेडिमेंट्स टू फॉर्म ए सोर्स रॉक। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सेडिमेंट टू फॉर्म ए सोर्स रॉक। ऑर्गेनिक मैटर और एक सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक अगर मैं मिला दूं तो एक सोर्स रॉक का नाम दे रहा हूं। अगर उसमें तीन चीज़ें और भी हैं, क्या, थर्मल मैच्योरिटी है, और ऑयल जो बनेगा वो एक्सपेल्ड भी हो सकता हो, और वो क्वालिटी फुल एक ऑर्गेनिक मैटर हो, मतलब उसमें से ऑयल मिल सके, बन सके इनफैक्ट। ठीक है, जनरेशन, बरियल ऑफ सोर्स रॉक टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। सही बात है, एक जनरेशन भी होना चाहिए, मतलब मैच्योरिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर जो है, कैरोजीन है, दैट शुड बी कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सफिशिएंट टू कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कैरोजीन इनटू द हाइड्रोकार्बन। वही बात मैंने बोली। माइग्रेशन, दैट शुड बी मूवमेंट, देयर शुड बी मूवमेंट फ्रॉम सोर्स रॉक टू ट्रैप। ठीक है, हम लोग फिर ट्रैप को ड्रिल करके और रिजर्वर रॉक को ड्रिल करके ऑयल निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना यार, अगर मतलब गड़बड़ तो नहीं लग रही ना। ठीक है, मैं थोड़ा हल्का सा फिर बोल देता हूँ, इसे सोर्स रॉक है, यहाँ से ऑयल बनेगा, किचन में खाना बनेगा, लेकिन आप किचन में नहीं खाते हो, आप उसको एक रूम में लेके जाते हो, आप उसको एक रिजर्वर में लेके जाते हो, वहाँ एक उसको प्रोड्यूस करते हो। तो ये अपने आप से जाएगा रिजर्वर में और वहाँ मैं उसको प्रोड्यूस करूँगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है हम किचन में ही बनाया और किचन में ही खा लिया, ऐसा नहीं होता। जनरली कुछ लोग खा सकते हैं भाई। तो यहाँ से रिजर्वर में जाएगा और उसके बाद वहाँ से प्रोड्यूस कर लेंगे हम लोग। समझ रहे हैं। चलिए, उसके बाद एक्यूमुलेशन वाली बात हो चुकी है। एक्यूमुलेशन मतलब एक रिजर्वरी वाली बात हो चुकी है। उसके ऊपर एक ट्रैप है और वहाँ की परमिबिलिटी बहुत कम है, ऑयल वहाँ दोबारा एस्केप नहीं हो सकता, इधर उधर नहीं जा सकता, एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑयल, है। समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद प्रिजर्वेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ऑयल आ तो गया,
बट रुकना भी चाहिए कुछ टाइम, ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम रुका और फिर वो निकल गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम रुकना चाहिए, वो यहाँ पे स्टोर रह जाना चाहिए, जब हमें मिले हम तब ड्रिल करेंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट 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 देखिए, सोर्स रॉक मैंने कहा था किचन रॉक बोलते हैं, द किचन फॉर द पेट्रोलियम, सही बात है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा सेल इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए 65%, और रॉक 65% यही सोर्स रॉक का काम कर रही है। उसके बाद एक मर्ल है 12% और 21% कार्बोनेट इस चीज़ का काम कर रही है, मतलब सोर्स का काम कर रही है, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सोर्स रॉक आर रॉक विच सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर हैज बीन एक्यूमुलेटेड एंड प्रिजर्व्ड एंड थर्मली मैच्योरेटेड टू फॉर्म द पेट्रोलियम। सही बात है क्या? बिल्कुल, एक स्टोरी बन चुकी होगी मतलब अब तक तुम्हारे दिमाग में। अब ये मर्ल वाला वर्ड शायद तुम लोगों ने पहले कभी सुना नहीं होगा यार। देखिए कार्बोनेट रॉक, आप लोगों को पता होगा कि कार्बोनेट रॉक है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ है ना भाई, बड़ा करता हूँ, थोड़ा इस से बड़ा कर लेता हूँ, चलिए बड़ा। कार्बोनेट रॉक है, ठीक है। ये चीज़ इसको इधर रख देते हैं, होता है क्या कुछ ऐसा? ठीक है, हो गया। कार्बोनेट रॉक है ना। चलिए अब कार्बोनेट रॉक के पार्टिकल अगर एक बहुत छोटे हो जाएं, क्ले एंड सिल्ट टाइप के, ठीक है, क्ले एंड सिल्ट टाइप के, जिसको मैं बोलता हूँ मड स्टोन, जिसको मैं बोलता हूँ मड स्टोन। उस टाइम बताया था मैंने आपको, साफ साफ मड स्टोन भी लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। और वो मड स्टोन के साइज के पार्टिकल कार्बोनेट वाली रॉक के ही हो जाएं तो उसको मैं मर्ल बोल देता हूं। ध्यान से सुनना इस बात को। मर्ल और मर्ल स्टोन इज ए कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम रिच मड और मड स्टोन। मड स्टोन मतलब छोटे सैंड सिल्ट साइज के पार्टिकल्स हैं, और किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? मर्ल बोल रहा हूँ। और दिस, अच्छा एक चीज़ और यार, यहीं से एक चीज़ और ले लो, क्या छोटे पार्टिकल है भाई? छोटे पार्टिकल है तो यानी कि फाइन ग्रेन है, फाइन ग्रेन है तो यानी कि परमेबिलिटी बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है तो यानी कि कहीं ना कहीं सेल वाला काम कर रही है, जैसे सेल रॉक काम करती है, और सेल रॉक काम कर रही है तो यानी कि इसको भी, माल को भी कहीं ना कहीं सोर्स रॉक का काम आ जाएगी, सोर्स रॉक की तरह काम करेगी। आगे भी पढ़ लेते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। विच कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट। और फिर उसके बाद उसने क्या बोला? उसके बाद उसने बोला कि देखिए हो सकता है क्या, सेलेक्ट करके, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है, हाँ हो सकता है। देखिए उसने क्या बोला, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, हाँ ये देखिए, the dominated and carbonate mineral is most marl and is calcite, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कि लाइमस्टोन में भी कैल्साइट मिनरल होता है, डोमिनेटिंग मिनरल कैल्साइट मिनरल होता है, और यहाँ पे भी कार्बोनेट रॉक में एक जो कैल्साइट मिनरल है वो डोमिनेटेड है, मतलब अच्छा खासा ज़्यादा अमाउंट में है। इसका मतलब ये है भाई सिंपल लैंग्वेज में, तो ये माल रॉक भी हमारे लिए काम करती है, समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ये शायद देख लेते हैं। एक्वाटिकली मटेरियल मरीन लैक्स्ट्रियल इज यूजुअली मेड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स जनरली माइक्रोस्कोपिक साइज, समझ रहे हो। हाँ, उसके बाद लैंड ड्राइव टेरेस्ट्रियल, मतलब एक तरीके से प्लांट रिमेन सच एज फूलन स्पर्श, ये चीज़ें मिल जाएंगी है ना। एज द ऑर्गेनिक मैटर बरीड द थिक पिल ऑफ सेडिमेंट इट ट्रांसफॉर बेसिक बायोलॉजिकल कंपोनेंट इन टू जनरेट कैरोजिन, समझ रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक मैटर आएगा और उस पर डिकम्पोजिशन होता रहेगा और एक लेयर बनती चली जाएगी, तो आप लोग देखोगे कि आपका कैरोजिन बन जाएगा, ठीक है। Kerosene is a geopolymer form of by partial destruction and rearrangement of main organic building blocks, समझ रहे हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसी का एक रीअरेंजमेंट करके एक बायोपोलीमर है, क्या? विद ऑफ फुल कार्बन, क्या? कैरोजीन, जो क्या देगा मुझे अगली बार? हाइड्रोकार्बन, समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैरोजीन की, ठीक है। इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे इसको गोल कर देता हूँ, ठीक है। कैरोजीन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप इस लेक्चर में कहानी बिल्डअप हुई होगी, एक स्टोरी बनी होगी, ठीक है। और बार बार मैंने कई वर्ड को यूज़ किया है तो वो शायद चीज़ें आपके याद भी हो गई होगी, तो नोट्स आपके बनाते रहना, मतलब ये चीज़ मत रखना है कि दोबारा से वीडियो देखें टू फॉर्म ए नोट्स, ओनली फॉर्म ए नोट्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो बनेगा अभी बनेगा, है ना। और इस लेक्चर के बाद जितना आउटपुट निकल सकता था वो पहली बार में ही निकाल लीजिए ऑन योर नोटबुक स्पेशली, ठीक है। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।